नमस्ते। पीटी 365 में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट का। अब हम लोग 5वें पार्ट में हैं, ठीक है। आपका तीसरे अध्याय का 5वां पार्ट है। ओके, पीटी 365 में मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ और अगेन एंड अगेन आपको याद दिलाता हूँ। एग्जाम पीटी, यदि कोई भी आईएएस का एग्जाम सीधे इंटरव्यू नहीं हो जाता और सीधे कोई ऑफिसर नहीं बन जाता। इस एग्जाम के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स आपको मेहनत करनी, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना होता है और रिवीजन बहुत कठिन काम होता है, ठीक है। यदि आपको रिवीजन अभी आप बुक से रिवाइज मत कीजिए, अभी बुकलेट से जब एग्जाम की डेट आ जाए तो उसके 1-2 महीने पहले आप शुरुआत कर लेंगे। यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन बोल भी चुका है कि 1 महीने पहले एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तब तक आप ये कीजिए कि जितनी भी वीडियोस इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। इतनी बार रिवाइज कर लीजिए, इतनी बार कर लीजिए कि यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो वो गलत ना हो, ठीक है। हम लोग यहाँ से कर लेंगे और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज भी अभी डिस्कस करेंगे और टेस्ट सीरीज के साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर के 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन में कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो रहा है। देखो, यूपीएससी मैथमेटिक्स से परे नहीं है। क्यों? क्योंकि बनाया इंसान नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सोचने की जो कोशिश करेंगे कि कैसे तैयारी की जाए, क्या किया जाए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जा देखेंगे। अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मोबाइल ऐप एम हरियाली। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात एक ही है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है, ठीक है। वैसे तो इसका नाम होता था आपका, ओके ठीक है, जाने दीजिए। अभी क्या है, जो लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए और अन्य आपके जो हरित उपाय हैं उनमें लोगों को संलग्न करने के लिए ऐप लाया गया है, जो उसका मेनली इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखिए किस मंत्रालय ने जारी किया गया है। इससे क्या होगा, इस ऐप से क्या होगा, जितने भी आपके पौधे हैं उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है, उसकी जो लोकेशन होती है उसकी, ठीक है, उस लोकेशन से उसको टैग किया जाएगा और उससे क्या हो सकेगा, जो आपका अधिकारी है वो इसकी निगरानी कर सकेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि लोग क्या हो सकेंगे, अब अपने द्वारा भी किसी भी प्रकार के जो आपके वृक्षारोपण की सूचनाएं, तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं जिसकी भी निगरानी की जा सकेगी। ओके, तो इस तरीके से एम हरियाली आपका ऐप है। अब आ जाता है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ, 3 सिस्टर कन्वेंशन हुआ था जिसको हम लोग रियो डी जेनेरियो कहते हैं 1992 में, जिसमें से आपकी 3 बॉडी बनी थी, इसमें से एक आपकी बॉडी यूएनसीसीडी है, ठीक है। ओके, अब इसका क्या हुआ कि अभी यह हाल ही में आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और आपको पता है कि हम लोग शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और ये क्या हुआ है कि पहली बार इसमें चाइना के द्वारा इसकी सॉरी ये पहली बार भारत में हुआ है, ठीक है। और इसमें से जो आपकी चाइना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 2013 से लगातार की जा रही थी, अब 2 साल के लिए भारत को दे दी गई है, ठीक है। बस इतना समझिए, जो COP 14 में जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से थे इसमें याद रखिए, इसमें राष्ट्राध्यक्ष तो दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए थे, इसमें CMS का था। ओके, यहाँ पे आपका सूखा जेंडर, आपके जेंडर मतलब होते हैं लिंगन, मतलब जो आपकी महिलाओं की भी भागीदारी को रखा गया, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जैसे कि क्या होता है, जब आपका डिजर्टिफिकेशन आता है तो दूर दूर तक आपके पानी सूख जाता है, तो मतलब उन लोगों को बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। ओके, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे की बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। इन सब चीज़ों के जो इन सब बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा की गई। बिल्कुल फॉर्मेलिटी बिल्कुल याद मत रखिए इनको, ये सब आप जब आएगा अपने मन से आप टिक कर देंगे। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। अब क्या होगा, जो दक्षिण कोरिया द्वारा प्रस्तावित एक पहल जो सीमा पार विवाद की स्थिति में क्या होता है, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव है, ये आपकी दक्षिण कोरिया के द्वारा रखी गई। इस पहल में ये है, जैसे कि भारत पाकिस्तान है, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगातार फाइट होती है, लेकिन जब इस बात की बात आएगी ना कि हमारे जो मरुस्थलीकरण रोकना है, डिजर्टिफिकेशन रोकना है, तो ये दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, समन्वय करेंगे, ठीक है, सहयोग रखेंगे, भले ही उनके सामने जितनी भी परेशानी हो। ओके, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आपको 2021 से 2030 के बीच में भागीदारी की आवश्यकता पे बल दिया। आपको पता है ये आपका यूनेप के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। अब एक इसी के सामने ड्रॉट टूल बॉक्स भी एक लॉन्च किया गया। ये जो जितने भी आपके सूखे से संबंधित जितनी भी आपकी केस स्टडी हो गई, योजनाएं हो गई, इन सब बारे में क्या होगा, यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा और इन सब के आगे क्या किया जाना, बस इतना याद रखिए। अब ये जो आ जाता, देखिए बॉन्ड चैलेंज, यहाँ पे एक हमने बताया था कि बॉन्ड कन्वेंशन किसके लिए, CMS के लिए है, ठीक है, और 1979 में आई थिंक हुआ था, ठीक है। ये आपका जो बॉन्ड चैलेंज है ये आपका जर्मनी की सरकार और IUCN के द्वारा किया गया है। और आपको पता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आपका जो आपकी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इसको क्या करना है,
कम करना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जो आपका वैश्विक लक्ष्य है, जिसको आपको पता है कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर, 150 मतलब हो गया कितना, 15 करोड़ हेक्टेयर, और जो आपकी 2030 तक आपकी 350 मिलियन हेक्टेयर जो आपका वनोन्मूलन हुआ है उसको क्या करना है, फिर से पुनरुद्धार करना है। अब एक आता है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। कुल मिला के समझिए और हाँ, अगेन मैं बोल चुका हूँ, जो आपका ये ना आपका सीसीडी, ये आपका बाध्यकारी है, ठीक है, इतना याद रखिए, ठीक है, ये आपका सीसीडी। अब हम लोग आ जाते हैं आपका न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। इस जो घोषणा पत्र, ये याद रखिए, स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र आपका जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, आपको लीमा में, शायद आपको याद हो, हुआ था 2014 में, इसका समर्थन किया गया। इस घोषणा पत्र में क्या रखा गया, जो आपको 2030 तक जो आपकी वन हानि हो रही है इसको खत्म करना, और 2020 तक इसमें 50% तक कमी ला देनी है। वही है जो आपके 350 मिलियन हेक्टेयर वाला जो आपको ऊपर बताया था कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके निम्नीकरण को खत्म करना है, ठीक है। कुल मिला के इतना समझिए, जो आपका न्यूयॉर्क घोषणा पत्र है वो किससे संबंधित है, वनों से संबंधित है, जो कि आपकी लीमा कन्वेंशन 2014 में अपनाया गया। कई सारी ऐसी जानकारी जो यहाँ पे नहीं होती, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको इनपुट दे देता हूँ, हमारी तरफ से। ये स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी है। जरा यूएनसीसीडी के बारे में समझिए। देखिए, हमने पहले आपको बताया था बाध्यकारी है, ठीक है, 1994 में इसको स्थापित किया गया। मरुस्थलीकरण की जो समस्या है इनको संबोधित करती है। रियो डी जेनेरियो, याद रखिए, 1992 में इसको अपनाया गया था। आपको पता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। एक बात सुनिए, एक हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एक हुआ था मानव के ऊपर सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है, यूनेप का, ओके, जब यूनेप बना था, ठीक है। इसमें क्या है, इसको 3 सिस्टर कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके यूएनएफसीसीसी आपका यूएनसीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ओके, तो और यूएनसीसीडी कॉम्पैक्ट कन्वेंशन ऑन कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन। तो कुल मिला के 3 आपके बने थे। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो आपका यूएनसीसीडी के द्वारा आपका 10 वर्षीय आपकी रणनीति भी तैयार की गई, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो आगे की जो रणनीति तैयार की गई वो 2018 से 2030 तक के बीच में है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो आजीविका क्रम में सुधार किया जाए, जो सुवेद जनसंख्या जो सूखे से प्रभावित है उसको भी रोका जाए। इसका जो आपका मुख्यालय है वो आप याद रखिए वॉन में है, ठीक है। इसके ग्लोबल लैंड आउटलुक कौन जारी करता है, आपका यूएनसीसीडी जारी करता है। अब आ जाता है रेत और धूल के तूफान पर कार्रवाई हेतु अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। नई दिल्ली में आपको COP14 में इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि आपकी जितनी भी गर्म हवाएं होती है, इस सड़क को कहाँ पे बहती है, इस सड़क को हबूब तो बैठती है सूडान में, ओके, हरमट्टन बहती है घाना में, सड़क को आई थिंक हरमट्टन इसको डॉक्टर पवनी कहती है, सड़क को आई थिंक इटली में बहती है, ठीक है, फिर भी चेक कर लीजिएगा, ओके। तो ये जो आपकी पवनें बहती हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं और साथ ही साथ धूल आती हैं। इस धूल को क्या करना है, इस धूल को क्या करना है, रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाए, उन सब का मतलब जिक्र किया गया और एक ऐसे गठबंधन के निर्माण की बात की गई, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं जो आपका इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। कुल मिला के समझिए 3S है, ठीक है। ये 3S पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई, भूमि निम्नीकरण को खत्म करने के लिए जो आपकी 14 अफ्रीकी देशों के द्वारा शुरू की गई। इसमें हरित रोजगार का सर्जन करना चाहिए। देखिए कहाँ पे हुआ, ये आपका COP14 में हुआ। COP14 कहाँ पे हुआ, दिल्ली में। इसी को कहा जाता है सॉफ्ट पावर, ठीक है। हम लोग हमारे यहाँ हो रहा है, ऐसा कन्वेंशन हो रहा है, ठीक है। ये आप जब मेंस आंसर राइटिंग में जाओगे तब आपको ये सब चीज़ें लिंक करना अच्छे से बताया जाएगा। अब आ जाता है आपका ग्लोबल यूथ कॉकस ऑन डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड। कुल मिला के समझिए जो आपका मरुस्थलीकरण और जो भूमि का जो आपका भूमि पर आपका ग्लोबल यूथ कॉकस ने यूएनसीसीडी के एक औपचारिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आपका यूएनसीसीडी COP14 के साथ मिलकर विश्व के विभिन्न भागों में युवा अधिवक्ताओं को साथ लाने के लिए इसको तैयार किया गया। कुल मिला के इतना समझिए, जो आपका यूथ है उसको मरुस्थलीकरण और आपके भूमि निम्नीकरण के बारे में जानकारी देना है और वो जब वो जागरूक हो जाएंगे वो दूसरों को भी जागरूक करेंगे, ठीक है। नया खून होता है, तो प्लीज इस पॉइंट को याद मत रखिए। अब आ जाता है एडॉप्ट नाउ, ठीक है, आ ग्लोबल कॉल फॉर लीडरशिप ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस। और अगेन बोलता हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ याद मत रखिए, इट डजंट मीन, वो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि याद मत रखिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं रखना है। यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फाइनली एग्जाम आपको देना है, सिलेक्शन आपको पाना है, ठीक है। लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ समझ जाने के लिए कि शायद, क्योंकि लास्ट में बहुत कुछ मिलने वाला है। ये तो यानी कि PD 365 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अभी आपके और भी आने हैं, पेपर कम होने वाला है, ये भी पता नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी कम उठाओ। जब लास्ट टाइम आपका 6 महीने मतलब अभी तो मुझे लगता है 1-2 महीने होने वाला है, जब करीबन 6 महीने का करंट अफेयर और आएगा तो वो हम लोग बहुत ही अच्छे से याद करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाएगा COP14 क्या किया, जारी किया गया। COP14 में आपको ये जो आपका रिपोर्ट जारी की गई, ये किसके द्वारा, ग्लोबल कमीशन ऑन
एडेप्टेशन द्वारा तैयार की गई, बहुत ही रेयर चांसेस हैं रिपोर्ट के आने के। जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए जलवायु से संबंधित $1.8 ट्रिलियन की आवश्यकता है, ऐसे निवेश की। भारत की भी कुछ घोषणाएं की गई, यहाँ पे कुछ घोषणाएं लिखी गई हैं, कुछ घोषणा नहीं है। पहले मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कि आगामी 10 वर्षों में लगभग 50 लाख हेक्टेयर का जो भूमि निम्नीकरण है इसका पुनरुद्धार करने और देहरादून में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। और ये कहाँ है, आपका फॉरेस्ट है जो आपका है रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, वहाँ पे इसकी स्थापना की जाएगी। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो दिल्ली से आपका जो हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, हरियाणा से लेके जो आपका राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा जो आपका ग्रीन आपकी वॉल बनाई जा रही है, ग्रीन वॉल मतलब आपकी हरित दीवार बनाई जा रही है, ताकि इसमें बहुत सारे पौधे होंगे, पेड़ होंगे, जो कि आपका जो मतलब मरुस्थलीकरण आ रहा हो उसको रोकना। क्या आप मुझे बताइए कि अरावली की चट्टान दिल्ली में है, नहीं है, ठीक है, अरावली की चट्टान दिल्ली में भी है। ओके, जो आपका मृदा जैविक कार्बन क्या होता है, मृदा जैविक कार्बन नाम से पता चल रहा है, एक कार्बन जो कि जैविक रूप से उपस्थित है कहाँ पे, मृदा में, ठीक है, नाम ऐसे किया जाता है, ठीक है। अभी क्या है, और यदि कहा जाता है यदि निम्नीकरण मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मृदा जैविक कार्बन की महत्व को बात की गई है। मृदा जैविक कार्बन होता क्या, जरा समझिए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी मृदा होती है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, ये आपके बायोमास जो आपका होता है, जो आपके जैविक पदार्थ होते हैं उसका अपघटन करते हैं, उपचयन करते हैं, जो उसमें जो आपकी जीवाश्मी ताकत होती है, ठीक है, जो उसकी क्षमता होती है, उर्वरता होती है, वो उसमें बढ़ने लगती है मृदा में, ठीक है। इसी को कहा जाता है जो आपके जैविक क्रियाओं के द्वारा जो मृदा में जो कार्बन है उसको बढ़ाना, ठीक है। क्या होता है, कार्बन हमेशा बुरा नहीं होता है, ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, दुनिया की मैक्सिमम चीजें कार्बन से बनी हुई है, लेकिन पानी में कार्बन नहीं होता, ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। कार्बन से क्या होता है कि कार्बन जब आपका मृदा में होगा, जब आपका कोई बॉडी है, सपोज कोई लाश है, वो डेड बॉडी है, वो गल गई, याद रखिए जो मृदा है ना वो और ताकतवर हो गई है, ठीक है। मैं इसलिए क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसको ताकत मिल जाती है, जो आपका जल विज्ञान, संरचना, जीवों के प्रवास, ठीक है, ये सब आपकी मृदा से मतलब बदलते हैं, ठीक है। यदि मृदा अच्छी है तो इनमें सकारात्मक परिवर्तन आएगा, वरना नकारात्मक परिवर्तन आएगा। जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है, ये आपकी इसने अपने 3 वैश्विक संकेतक रखे थे, जिसमें से एक आपका जो आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, इसका एक पार्ट ये भी है, और बाकी के 2 पार्ट आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे, वो आपका लैंड कवर चेंज और आपका जो लैंड प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स, ये भी उसमें शामिल है। प्लीज आप इनको याद मत रखिए, नाम से जितना भी आपको नाम से पता चल रहा है बस उतना ही काफी जानने के लिए। अब आता है कि जो मृदा कार्बन में प्रभावित करने वाले कारण, देखिए सबसे पहली बात तो आ जाती है आपका तापमान, ठीक है। तापमान क्या होता है, जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, अपघटन बहुत तेजी से होता है, यहाँ पे मृदा जो आपका SSOC होता है वो क्या होता है, उसका ह्रास होता है, ठीक है। कारण ये होता है कि वहां पे बहुत तेजी से इसका अपघटन होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव SOC के लगभग आधे हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, अपघटन धीमे धीमे हो तो अच्छा है, लेकिन यदि आपने तेजी से अपघटन वहां पे कर दिया ना, तो मैक्सिमम पार्ट आपका CO2 में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पे ऊपर एयर है, O2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 सीधे निकलेगा। तभी आपको पता है जो नीम लेपित यूरिया हो गई या फिर आपको जिप्सम यदि सीमेंट में मिलाया जाता है, कारण क्या होता है, कोई भी काम धीमे धीमे हो रहा है। जैसे मैं आपको वीडियोस भी दे रहा हूँ तो छोटे छोटे पार्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि लंबे समय तक याद रखा जाए, ठीक है, ठीक है। एक आ जाता है सतही मृदा कार्बन के सतही मृदा का अपरदन, ठीक है। याद रखिए यदि सतही मृदा का यदि अपरदन होगा तो वहां पे SOC क्या होगा, घटेगा। अब आ जाता है, याद रखिए, यदि माध्य वार्षिक वर्षण में वृद्धि होने से, ठीक है, आपके जैविक पदार्थों के स्तर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ क्या होता है कि जैसे आपकी मृदा की नमी, जल संतृप्ति, मतलब जल हो, ये नहीं सूखी मृदा हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है, लिमिटेड हो, तो उससे क्या हो जाता है, जो आपका SOC होता है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन याद रखिए, बहुत ज्यादा आपका पानी लगातार भरा हुआ है तो वहां फायदा होगा, लेकिन यदि वहां पे उतनी ज्यादा आपको पता है यदि सनलाइट भी है तो उससे घाटा भी होगा। ओके, एक टर्म आ जाता है बायोटा। बायोटा कुछ नहीं होता है, जैसे कि कोई भी आपके जो कि स्पेशल, जो एक होता है बायोम तो नॉर्मल मतलब आप जानते होंगे, जो स्पेशल जो एरिया होता है ना, वहाँ का जो आपका जितने भी आपका इकोसिस्टम होता है उसके बारे में जब जानकारी दी जाती है उसको बायोटा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं मृदा की संरचना। केले की मात्रा बढ़ने पर मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, बड़ी बात है। पहला क्या है जो आपके, इससे क्या होता है, पहला क्या होता है जो आपके, पहला ये है कि ये 2 प्रकारों पर निर्भर करती है इसकी वृद्धि। पहले ये कि जो आपके
इनके बीच का बंधन कैसा है, जो आपके मृदा के कण हैं और जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी में आपके कार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं, उसके बीच का बंधन कैसा। और याद रखिए अपघटन प्रक्रिया मंद होनी चाहिए, ठीक है, यदि तेज है तो वो घाटा होगा। दूसरा क्या है कि जो आपकी जो उच्च मृतिका वाली, मतलब उसमें जो सामग्री है, यदि आपका कार्बनिक जो आपके पदार्थ होते हैं वो यदि ज्यादा है तो उससे उसका फायदा ही होता है मृदा का, ठीक है। अब आ जाता है लवणता और अम्लता, ठीक है। लवणता, विषाक्तता, पीएच यदि आपका अम्लीय क्षारीय बहुत ज्यादा हो जाती है, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, तो इसमें जो जैविक पदार्थ होता है इसमें क्या होती है, इसकी कमी हो जाती है। वनस्पति और जैवहार उत्पादन, मृदा में जैविक पदार्थों के संचयन की दर काफी हद तक प्राप्त करने के लिए जैविक पदार्थों की मात्रा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बनी बात है, जितना अच्छा आपका जैविक पदार्थ होगा वहां आपके उसी तरह एसओसी में परिवर्तन आएगा। अब आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। इसका मतलब कुल मिला के इतना है, जो आपकी लैंड है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, मतलब डिग्रेड मतलब उसका निम्नीकरण हो रहा है, लेकिन इसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करना है तो मतलब मानो कि वहां पे कोई ना कोई ऐसा दखल होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपके भूमि संसाधन की गुणवत्ता को अच्छा किया जा सके और उसको स्थिर बनाया जा सके और बाद में उसको वृद्धि किया जा सके। देखिए आज -10 है, आज फिर -20, फिर -30 है, तो अभी इसको पहले 0 तक लाना है, तो पहले आपको +30 तक लाना होगा ताकि 0 हो जाए, ताकि स्थिर हो जाए, फिर हमें इसको पॉजिटिव ले जाना है, ठीक है। वही बात यहाँ पे की गई है। अब आ जाते हैं हम लोग इकोसिस्टम में ग्रीन इकोनॉमी। नाम से पता चल रहा है ग्रीन इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपका इकोसिस्टम वो बर्बाद ना हो, ठीक है, इसी को ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि आज क्या है, ऐसे आज कंक्रीट की जंगल तैयार हो चुके हैं शहरों में, तो जैसे उसका इफेक्ट क्या है, उससे इफेक्ट हो रहा है जो आपको हीट अर्बन इफेक्ट हो रहा है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यही बात है, जो आपका पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज समझौते के परिणाम के समय, मतलब जो इसके परिणाम भी भारत में दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि भारत भी आपकी ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। जैसे इसमें से कुछ आपकी पहले भी है, जरा कुछ पहल देख लीजिए। जैसे कि आपके हिमाचल प्रदेश में आपकी ग्राम वन विकास समिति और पालमपुर म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा भी कई ऐसे समझौते किए गए, जिससे जल ग्रहण, जो आपकी जल की आपकी सतत आपूर्ति बन सके। तो मतलब कुल मिला के ऐसा होता है कि यदि आप पैसा कहीं पे लगा भी रहे हो तो उससे आपकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो जाए और जो आपका पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव ना हो और साथ ही साथ उसका सकारात्मक प्रभाव हो। प्लीज आप इसको बिल्कुल याद मत रखिए, ठीक है। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, लेकिन अभी मैं प्रीलिम्स के लिए इसको वैलिड नहीं करता हूँ। ओके, अब आ जाता है आपका पीईएस समझौता। पीईएस समझौता क्या होता है? क्या होता है कि जो आपके निर्दिष्ट पारित पीईएस समझौता है क्या, जरा इसको समझिए। पीईएस समझौता क्या होता है? देखिए, एक आपका कंपनी मालिक क्या, एक कंपनी मालिक को एक वनों में क्या लगाना है, एक अच्छा खासा अपना प्रोजेक्ट लगाना है। जब वो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाने गया तो उसने वनों का क्या किया, दोहन किया। तो जब उसने वनों का दोहन किया तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो वनों को कुछ दे भी, ठीक है। इसी को कहा जाता है पीईएस। पीईएस समझौता क्या होता है? अगेन मैं बोल रहा हूँ, पीईएस समझौता क्या होता है? जो आपका पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस, मतलब है जो आप इकोसिस्टम की सर्विसेज का जो यूज कर रहे हो उसके लिए आपको पेमेंट करनी है। पर इट डजंट मीन कि ये आपके प्रदूषण भुगतान से अलग है। प्रदूषण भुगतान का मतलब क्या होता है कि आपने भैया 10 टन आपने CO2 मतलब निकाली है, तो इसलिए आप इसके 20 करोड़ रुपए दे दो, सपोज लाइक एग्जांपल, ये आपका भुगतान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है कि यदि आपने वहाँ के पौधे काटे हैं तो उसी जगह आप दूसरी जगह पौधे लगा सकते हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसके इन्वायरमेंट के और अच्छा काम कर सकते हो। तो ये आपने एक समझौता खुद से किया है, ठीक है। तो ये आपके लाभ, जैसे वहां पे भोजन, इमारती लकड़ी, जो आपके टिम्बर, रेसे, इन सब का पुनर्चक्रण के लिए कैसे आगे किया जाएगा, कि कैसे काम किए जाएंगे, तो इन सब का जो जिक्र होता है ये आपके यहाँ पे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक जिम्मेदारी, एक नैतिकता दिखती है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य दिखता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं आपका जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर वैश्विक आकलन, ठीक है। पहली बात तो याद रखिए, जो आपकी अभी हाल ही में एक वैश्विक आकलन एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी किसने की है, बस इतना याद रखिए। आपको याद ही मत रखिए, क्या कितना याद रखोगे। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी जो आपका है प्लेटफॉर्म है ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा जारी की गई। बस इतना याद रखिए, ये है क्या, ये आपका अंतर सरकारी निकाय है, भारत भी इसका सदस्य है। ये आपका IPCC की भांति ये आपकी नवीन तकनीकी का सृजन नहीं करता। ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला, ये आप पॉइंट लंबे समय तक याद रखने वाले, याद कर लेना, ठीक है, देख लेना, याद करके जाना, ठीक है, मेरे कहने से। ये क्या है, जो आपका IPCC की भांति क्या होता है, नवीन तकनीकी का सृजन नहीं करता है, ये अपितु केवल इतना आकलन करता है और इतना अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि वैज्ञानिक ज्ञान का मूल्यांकन कैसे किया जाए, ठीक है। मतलब केवल इतना जानता है कि जो आपका वर्तमान में जो आपकी प्रचलित जो आपकी मतलब तकनीकी है, जो प्रचलित आपके आंकड़े हैं, जो प्रचलित आपके नियम है, जो आपके अनुप्रयोग के लिए प्रमेय चल रही हैं, तो उन सब का उपयोग लगा के आपका किस तरह से आपका इनका
पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन या अनुमान किया जाए। ठीक है, इसमें से याद रखिए यह अभी तक का पृथ्वी का सबसे व्यापक आपका आकलन हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इसमें क्या है, प्रकृति में परिवर्तन जिनका वैश्विक प्रभाव सर्वाधिक है कि प्रत्यक्ष संचालक यदि कोई रहा है तो याद रखिए उसका रहा है। मतलब कुल मिला के ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो अभी आप देखिए भूमि और समुद्र में परिवर्तन हो रहा है, जीवधारियों का प्रत्यक्ष दोहन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, बाह्य प्रजातियों का आक्रमण हो रहा है, ये आपके प्रकृति में परिवर्तन के जो प्रत्यक्ष संचालक है ना, ये यही है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा एक वैश्विक परिवर्तन देखने को मिल रहा है अभी के 50 सालों में। ठीक है, कुल मिला के यही कहना चाहते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है, मानव का, इंसान है। बड़ी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया की इंसान है। ओके, पृथ्वी के धरातली पर्यावरण का 75% और समुद्री पर्यावरण का 66% आपका क्या हो चुका है, और आर्द्र भूमि का 85% से अधिक भाग इसका नष्ट हो चुका है। बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, इसको महसूस कीजिए कि कितना आपका परिवर्तन हो रहा है। तभी हम अपनी जितनी भी वीडियोस बनाते हैं ना, लाइक, सब्सक्राइब, हिट आइकन, ये सब तो अलग बात है, लेकिन हर वीडियो के बाद एक छोटा सा एक आपको बोलते हैं कि हमारा आवरण प्यारा पर्यावरण, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। कम प्लास्टिक का उपयोग कीजिए, बहते पानी को बंद कीजिए, ताकि हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, शायद हो सकता है उसमें 1 या 2 बच्चे हमारी बात मान लें और शायद हम लोग प्रकृति को इतना दे सकें। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप देखिए क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये पूछने वाला नहीं है, लेकिन यदि पूछ भी लेगा ना तो गलत नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है आईची लक्ष्य। आईची लक्ष्य का मतलब कुल मिला के ये है, याद रखिए जो आईची यहाँ पे लक्ष्य आपका जो नागोया जापान है, वहाँ पे आपकी जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो आपकी बैठक हुई COP10, यहाँ पे इसको अंगीकृत किया गया। यहाँ पे आपके 2011 से 20 के बीच में 20 लक्ष्य लिए गए। ठीक है, 20 लक्ष्य लिए गए और भारत सरकार इसके एक और 12 लक्ष्यों को मानती है। ठीक है, इसके एक और 12 लक्ष्य भारत ने मानिए। ठीक है, 20 के बराबर 12 उसके भारत सरकार के अलग लक्ष्य हैं। आईची लक्ष्यों का कुल उद्देश्य ये जो आपकी जैव विविधता है उसको सुरक्षा प्रदान करना है और जैव विविधता को प्राथमिकता देना, बस और कुछ नहीं है। अब आ जाता है ग्रीन इकोनॉमी। अभी क्या हुआ, जो ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर अभी एक भारतीय अर्थशास्त्री, उनको पुरस्कार दिया गया, बस इतना याद रखिए। पवन शुक्ला याद रखने की जरूरत नहीं है, पवन सुखदेव, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेरे ख्याल से तो ये भी नहीं पूछेगा कि उनको टाइलर पुरस्कार दिया गया, लेकिन इसके बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ने का मन हो पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, प्रीवियस 10 ईयर्स के जो पैटर्न है या जो आपकी टेस्ट सीरीज है, उन सभी की पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। अब आ जाता है जो आपका यूनिप क्या कहते हैं हरित अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, हरित अर्थव्यवस्था वह है जो मानव कल्याण में सुधार करती है और सामाजिक समता का निर्माण करती है। क्या है हरित अर्थव्यवस्था? क्या है जो मानव कल्याण में सुधार करेगी, सामाजिक समता का निर्माण करेगी और पारिस्थितिकी संकटों को से पृथ्वी को दूर रखेगी। ठीक है, ये आपकी हरित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था भी है जो कि हरित है। यहाँ पे क्या होगा, निम्न कार्बन और पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी का ही उपयोग किया जाएगा। याद रखिए जो आपका इनको पुरस्कार टाइलर पुरस्कार दिया क्यों गया, पहली बात तो ये आती है। टाइलर पुरस्कार देने का कारण ये था कि इन्होंने जो आपकी यूनिप की मेजबानी में पवन सुखदेव की वर्ष 2008 में इन्होंने टीव नाम की रिपोर्ट निकाली थी, जिसको हरित अर्थव्यवस्था का आधार कहा गया। ठीक है, जैसे आपको पता है, जैसे आपके अमृत सेन ने, महबूब उल हक ऐसी उनका नाम था, तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाली थी यूएनडीपी के लिए के सहयोग से, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, क्षमता मूलक। तो इस तरीके से इन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाली थी जो आपका टीम, जिसमें आपको हरित अर्थव्यवस्था का आधार बताया गया। और ये रिपोर्ट किसके सहयोग से निकाली थी? उन्होंने यूनिप के सहयोग से निकाली थी। और ये रिपोर्ट जब उन्होंने निकाली तो इस रिपोर्ट में जो आपका यूनिप का प्रोग्राम चला था, ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव, ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव किसका? यूनिप का। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव किसका? यूनिप का है। उसमें इसको क्या दिया गया? एक आधार दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं टीप क्या है। टीप कुछ नहीं है, जो आपका द इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या हुआ कि जो आपके जर्मनी और जो यूरोपीय आयोग हैं, इन सब के साथ पवन सुखदेव जी ने एक वैश्विक अध्ययन किया, जिसमें जैव विविधता और वैश्विक आर्थिक विकास के साथ इन्होंने अपने दोनों लक्ष्यों को रखा और उन्होंने टीप की स्थापना हुई। इसके परिणाम स्वरूप इसका जो मुख्य मतलब जो आपका जिनेवा में स्थित आपका जो आपका कार्यालय है इसका टीप का, ठीक है, वहाँ पे आपका यूनेप के द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। प्रकृति के मूल्यों को प्रकट करने पर इसका मेनली केंद्रित है। तो ये रखिएगा, ये अच्छा टर्म है। प्रकृति के मूल्यों को प्रकट करने के लिए कौन कार्य कर रहा है। यदि
बहुत, क्योंकि वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 3 सिद्धांतों की बात की, पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यों की पहचान की, आर्थिक संदर्भों के प्रभावकारी मूल्य की पहचान की और मूल अधिग्रहण की बात की, ठीक है। कुल मिला के इतना समझिए, ठीक है। कौन से ऐसे या तक कि जिसमें इन्होंने बताया कि जो आपके संरक्षण और संधारणीय उपयोग कैसे किया जाए, आपको कैसे आपके पवित्र वनों के अस्तित्व से आपकी प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। आर्थिक संदर्भ में इन्होंने बात रखी, जैसे आपकी जो आर्द्र भूमि है उसमें से आप यदि उनमें लागत यदि लगाओगे तो उससे आपका ही फायदा होगा और आपके आने का जो इससे भी कुछ ऐसे लाभ होंगे जो आपकी इकोनॉमी को फायदा होंगे। मूल अधिकरण, इसमें ऐसी प्राणियों की शुरुआत की गई जो आपके प्रोत्साहन और मूल संकेतकों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में पारिस्थितिकी मूल तंत्रों को शामिल करता है। जिसमें से आपके पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक सब्सिडी में सुधार करना, मतलब कुछ ऐसी सब्सिडी आप जहाँ पे दे रहे हैं जो कि आपके पर्यावरण के लिए हानि है, वहाँ पे आप सुधार कीजिए। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बातें की। याद रखिए 3 मूल को पूरी आप पढ़ लीजिएगा लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। अब हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आज पूछा जा सकता है। अब एक आ जाता है प्राकृतिक पूंजी, जो आपकी नेचुरल कैपिटल होती है। क्या आपको पता है, जितना भी आपके पास बाघ जैसे आपके जानवर हैं, जो आपके पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, जो आपका चारों तरफ हरित आपके वन वगैरह है, देखिए कभी आप जाइए ना जाइए, लेकिन कभी आप नॉर्थ ईस्ट जो जाइएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा, क्योंकि मेरा भी कभी वहाँ पे घूमने का मन है, लेकिन मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ बहुत सुना उसके बारे में। जब IIT गुवाहाटी के जब मुझे जाने की बारी आई थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे जहाँ पे फिर वहाँ पे नहीं गए। जो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे रबर के आपके वृक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक वृक्ष है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको जो ग्रीन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, और सर्वाधिक आपकी जैव विविधता सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पे है, आपकी नॉर्थ ईस्ट में है, फिर आपकी पश्चिमी घाट में आती है। अब देखिए प्राकृतिक पूंजी है होती क्या है, इसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों संसाधन है शामिल है। मतलब एक तरफ जो आपके वायु जल शामिल है, तो दूसरी जगह आपकी मृदा और खनिज भी शामिल है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, स्टॉक का काम करते हैं। स्टॉक मतलब होता है जो आपके फिक्स है, ठीक है। मतलब यदि इनको कम किया तो इनको कम होते जाएंगे, ज़्यादा किया तो बढ़ते जाएंगे। लेकिन इससे क्या होता है, इनकी जो सेवाओं से कुछ हमें लाभ भी होता है। इनको फ्लो कहा जाता है, जिसको कहा जाता है डायनेमिक, ठीक है। और ये क्या है, फिक्स्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक याद रखिए, जो आपका परागण करता है ना, जो आपकी मधुमक्खी है, वो भी एक आपकी प्राकृतिक पूंजी का भाग है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, जो प्रकृति समानता मानवीय जीवन के सभी आयामों में वृद्धि करती है, ठीक है। ये इस अवधारणा पे आधारित है, बशर्ते इंसान को उसको पहचानने की, समझने की जरूरत है, वो किस तरह से हम पे प्रभाव डाल रही है, हम किस तरह से उस पर हम निर्भर हैं। ओके, तो इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा आवरण प्यारा पर्यावरण, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो।